हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फीटल सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। इंट्रोडक्शन। प्लेसेंटा की मौजूदगी की वजह से फीटल सर्कुलेशन यानी गर्भ में बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन एडल्ट से अलग होता है। क्योंकि फीटस के फेफड़े यानी लंग्स काम नहीं कर रहे होते, इसलिए प्लेसेंटा ही बच्चे के खून और मां के खून के बीच गैसेस के एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होता है। कलाम भाई, तुम कितने जिम्मेदार हो? मैं इतना जिम्मेदार हूँ, मेरे घर में कुछ भी होता है मैं ही जिम्मेदार होता हूँ। इस वजह से राइट वेंट्रिकल से आने वाला खून प्लेसेंटा की तरफ मोड़ यानी डाइवर्ट कर दिया जाता है। इंट्रा यूटराइन लाइफ यानी गर्भ के अंदर के 4th वीक में दिल का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है और ये 65 बीट्स पर मिनट की रफ्तार से धड़कना शुरू कर देता है। दिल के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी डेवलप होती हैं। हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ती है और जन्म से ठीक पहले ये लगभग 140 बीट्स पर मिनट की मैक्सिमम रेट तक पहुंच जाती है। फीटस मां से प्लेसेंटा के जरिए जुड़ा होता है। फीटल ब्लड प्लेसेंटा तक अम्बिलिकल वेसल्स के रास्ते जाता है और मां का खून यूटराइन वेसल्स के रास्ते बहता है। ब्लड वेसल्स के ये दोनों सेट्स प्लेसेंटा में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जहां से मां और बच्चे के खून के बीच सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। हालांकि मां और बच्चे का खून आपस में डायरेक्टली कभी नहीं मिलता। ब्लड वेसल्स इन फीटस। क्योंकि फीटल लंग्स काम नहीं कर रहे होते, इसलिए फेफड़ों में बहुत ज्यादा खून पंप करने की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय फीटल हार्ट सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए प्लेसेंटा में बड़ी मात्रा में खून पंप करता है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन्स खून इकट्ठा करती हैं, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। अम्बिलिकल वेन लिवर से होकर गुजरती है और लिवर को कुछ मात्रा में खून सप्लाई करती है। लेकिन खून की एक बड़ी मात्रा अम्बिलिकल वेन से डक्टस वेनोसिस के रास्ते सीधे इंफीरियर वेना केवा में भेज दी जाती है। लिवर को पोर्टल वेन से भी खून मिलता है। लिवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलकर इंफीरियर वेना केवा के रास्ते राइट एट्रियम में एंटर करता है। राइट एट्रियम से खून का बड़ा हिस्सा फोरामेन ओवेल के रास्ते लेफ्ट एट्रियम में मोड़ दिया जाता है। फोरामेन ओवेल दोनों एट्रिया के बीच की दीवार यानी इंट्रा एट्रियल सेप्टम में एक छेद यानी ओपनिंग होती है। खाओ माँ कसम। शरीर के ऊपरी हिस्से से खून सुपीरियर वेना केवा के रास्ते राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से खून राइट वेंट्रिकल में जाता है, जहां से इसे पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ये खून डक्टस आर्टेरियोसिस के रास्ते सिस्टेमिक एओटा में चला जाता है। फीटल लंग्स को सिर्फ थोड़ा सा ही खून सप्लाई होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से खून एओटा में पंप किया जाता है और एओटा से 50% खून अम्बिलिकल आर्टरीज के रास्ते वापस प्लेसेंटा तक पहुंचता है। फीटल लंग्स। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस वो रुकावट है जो फेफड़ों यानी लंग्स की ब्लड वेसल्स से खून गुजरने के दौरान मिलती है। फीटस में ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यानी वेरी हाई होती है, क्योंकि उसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते। लंग्स में हाई रेजिस्टेंस की वजह से वहां की ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। इस हाई प्रेशर के कारण खून पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोसिस के रास्ते एओर्टा में मोड़ दिया जाता है। चेंजेस इन सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन आफ्टर बर्थ। 1. फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द चाइल्ड। जब फीटस की डिलीवरी होती है और अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर बांध दिया जाता है, तब लंग्स काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही प्लेसेंटल ब्लड फ्लो रुकता है, शरीर में अचानक हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी और हाइपरकैप्निया यानी CO2 की बढ़ोतरी होती है। इन दोनों फैक्टर्स से रेस्पिरेटरी सेंटर बहुत जोर से स्टिमुलेट होता है और सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुरुआत में बच्चा हांफता यानी गैस्पिंग करता है, जिसके बाद नॉर्मल रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। 2. फ्लो ऑफ ब्लड टू द लंग्स। इन्फेंट की पहली सांस के साथ ही लंग्स फैलते हैं यानी एक्सपैंड करते हैं। लंग्स के फैलने से पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस तुरंत कम हो जाती है और लंग्स की ब्लड वेसल्स में प्रेशर अचानक गिर जाता है। इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। 3. क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होता है तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। इससे लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही प्लेसेंटा से खून रुकने की वजह से इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम का प्रेशर गिर जाता है। अब राइट एट्रियम में प्रेशर कम है और लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा, जिस वजह से फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है। जन्म के कुछ ही दिनों में यह पूरी तरह से बंद होकर एट्रियल वॉल के साथ जुड़ यानी फ्यूज हो जाता है। अरे मुए क्या कर रहा है? काकी करंट चेक कर रहा हूँ। हाँ? क्या काकी, तेरे में तो करंट ही नहीं है। लगता है तेरा फ्यूज उड़ गया। 4. रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो इन डक्टस आर्टेरियोसिस। फीटस में पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होने से खून पल्मोनरी आर्टरी से एओटा में जाता था, लेकिन जन्म के बाद सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर पल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, इसलिए डक्टस आर्टेरियोसिस में ब्लड फ्लो उल्टा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी एओटा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। बच्चों में इस उल्टी धार की आवाज को कंटिन्यूअस मर्मर के रूप में सुना जा सकता है। 5. क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसिस। अम्बिलिकल वेन और डक्टस वेनोसिस के जोड़ पर मौजूद स्मूथ मसल्स के सिकुड़ने से डक्टस वेनोसिस बंद हो जाता है।
बाद में ये एक फाइब्रस बैंड यानी रेशा बन जाता है। 6. क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस। डक्टस आर्टीरियोसिस सिकुड़ने की वजह से बंद होने लगता है। 2 दिन के बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाता है और एडल्ट टाइप सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। कुछ रेयर केसेस में ये बंद नहीं होता और खुला रह जाता है, जिसे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं, और इसमें हमेशा एक मरमर सुनाई देता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round.